Good evening, everyone. गुड इवनिंग Good मैम। evening, ma'am. Ma'am, क्या बोल के उसका ना बोले। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am.
Good evening, ma'am.
हेलो हेलो बच्चों। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Good evening. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. पर क्वांट एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स। एक बताओ क्लास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एट करो सारे जन। Ma'am, option 4. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगी एफ साइन थीटा, है ना। तो अब डन बाय फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस, मान लो आपने एस डिस्प्लेसमेंट करी है, तो कितना वर्क डन कर फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया होगा? इक्वेशन बनाओ। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? फोर्स, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन का फोर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल फोर्स होगा। तो सारी बात तो आ रही है, बहुत ठीक है। म्यू टाइम्स है काइनेटिक, तो म्यू के नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? बैलेंस करो। पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया बेटा? mg माइनस एफ साइन थीटा, है ना। तो ये तुम्हारा वर्कडन आ गया कि नहीं आ गया? ये फोर्स है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, डिस्प्लेसमेंट से, तो क्या आने वाला है? ये वाली वैल्यू। अब इसमें देखो तुम्हारे पास दो है चीजें, या तो 3 या 4, बताओ कौन सा वाला होगा? डिस्प्लेसमेंट आगे है ना, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, यानी एंगल 180 डिग्री का बनेगा, तो साइन माइनस का आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट। Yes, आया ma'am. ना, समझ आई? Yes, ma'am. 9 करो, ऑप्शन नंबर 9 करेंगे सारे बच्चे। 3 फोर्सेस है देखो, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं बेटा, इन तीनों फोर्स का पहले एडिशन ले लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, फिर वर्क डन निकालो, करो इसको।
कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? साइंस करेंगे सब जन। बेटा कर रहे हो तुम कुछ? चलो बताएं। yes मैम कर रहे हैं। हेलो हेलो, Yes, ma'am. भाई तुम लोग कर yes रहे हो? मैम Yes, ma'am. yes मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? मैम कट कट कर आ रही है, कट कट कर आ Clear नहीं आ रही मैम। रही है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तीनों फोर्सेस का एडिशन करो, वेक्टर एडिशन F1 प्लस F2 प्लस F3, फिर वो तुम्हारा फोर्स आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो। टेल मी द फाइनल आंसर। ऐड करें 3i क्या 9j क्या प्लस 3k क्या माइनस 10/7i क्या प्लस 45k क्या अपॉन 7 प्लस 22i क्या प्लस 11j क्या प्लस 66y क्या। ये आया, इसको रिजॉल्व कर लोगे। Yes, ma'am. ये बेटा कुछ बनेगा तुम्हारा 165/7i क्या प्लस 20j क्या प्लस 528/7k क्या। फोर्स आ गया, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? R2 माइनस R1 करके। फाइनली तो P पे जाना है, यानी RB माइनस RA। RB माइनस RA करोगे तो क्या मिलेगा? देखो 7i क्या प्लस 7j क्या प्लस 7k क्या आ गया। ये इक्वेशन 1 फोर्स आ गई, इक्वेशन 2 डिस्प्लेसमेंट आ गई। इन दोनों डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट व्हिच आंसर? ऑप्शन नंबर 2। 833। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, ma'am. मैम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एनर्जी ये वाला करो, क्वेश्चन थर्ड करेंगे सारे बच्चे। फोर्थ भी करोगे, थर्ड और फोर्थ करो। काइनेटिक एनर्जी को अगर 800% बढ़ाना है तो मोमेंटम कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी सपोज करो, काइनेटिक एनर्जी अगर ई थी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम था वो पी था, ठीक है? अब तुमने काइनेटिक एनर्जी को कितने परसेंट बढ़ाया? 800% बढ़ाया। इसका मतलब कितना बढ़ा?
चलो 100 ही मान लो, 100 ही थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम P। अब इसको 100 ही बढ़ाया तो हमारा कितने, मतलब आपने अब इस काइनेटिक एनर्जी को 800% बढ़ाया, तो 800% कितना बढ़ा भाई? मोमेंटम का फॉर्मूला ये भी होता है P इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो तुम्हारा P किसके बराबर होगा? P1 P2 अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 100 थी, हम ये तो कह रहे हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी सपोज मेरे पास 100 ई है, मैम आपकी आवाज तो बेटा क्लियर नहीं आ ई रही। कितना हो जाएगा? 800% कितना बनेगा 100 का? 800% ऑफ 100 कितना होगा? 800 ही तो 800 ई है ना? तो ये इंक्रीज तुमने 800 से किया है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 800 प्लस 100, है ना? तो नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? आप कहोगे कि 800 तो इंक्रीज हुआ, पहले कितना था? 100, अभी टोटल कितना हुआ? 900। यहाँ पे 900 लिखो, 0 से 0 कट गया, ई से ई कट गया, तो P1 बाई P2 रेशियो कितना आया? देखो P1 इक्वल्स टू 1 बाई, है ना? मल्टीप्लाई करो तो 3P1 इक्वल्स टू P2, तो तुम्हारा नया P2 कितना आया? परसेंटेज चेंज निकालना हमें आता ही, कैसे परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? P1 माइनस P2 अपॉन P1, करेक्ट? यही तो P1 का एज इट इज P1, P2 किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ P1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी अपॉन P1, P1 इज P1 मल्टीप्लाई 100, 200% आ रहा है। मोमेंटम कितने से इंक्रीज हुआ? 200% से। समझ आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, मोमेंटम किसके बराबर है? 2 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो कितनी थी? 100 ई थी, 100 ई, तुमने खुद से लेट करी है, तो अगर 800% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ा? 100 का 800%, 800 कितना? 800 बढ़ा है वो और पुराना 100, तो ऐड होगी नई काइनेटिक एनर्जी बनेगी 900 टाइम्स। तो रेशियो लिया तो वहां से तुम्हारे पास P1 P2 में इक्वेशन आई, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालना है। बोलो क्लियर हुआ? हाँ जब हमें कुछ तो बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। इस चीज को आर यू गाइस अब एक बार बोलना। आप लोग बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी वॉइस। हाँ इसमें अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? है तो मैम अब थोड़ी क्लियर आ रही है। हाँ, फिर तुम क्वेश्चन के आंसर्स तो लिखो। तुम्हें सवाल क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, कौन सा करना है? तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर निकालोगे? अब देखो काइनेटिक एनर्जी 2% से बढ़ी है, मोमेंटम में पूछ रहा है। अब करो जैसा थर्ड कर रहा है वैसे सेम एनालिसिस करो। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हैं? देखो अगर स्मॉल परसेंटेज चेंज होता है तो हम इक्वेशन वाइज लिख सकते हैं कि मोमेंटम किसके बराबर है? तो हम काइनेटिक एनर्जी का कितना? 1/2। चेंज कैसे निकालोगे? डेल्टा P अपॉन P, मास में कोई चेंज नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज में निकाल रही, मतलब डेल्टा P अपॉन P ये परसेंटेज चेंज में है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। करेक्ट? मल्टीप्लाई 100 कर दो दोनों तरफ, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज चेंज हो गया। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज आया है? 2%। तो ये वैल्यू पूरी 2% हो गई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2%। कितना आया ये चेंज? 1%। ठीक है, तो अगर मेरे पास 5% से कम का चेंज होता है ना किसी भी चीज में, मान लो 5% से कम कोई भी चीज चेंज हुई है, तो उसमें हम लोग ये यूनिट वाला मेथड होता है ना परसेंटेज चेंज का,
फॉर्मूला आ गया, लेकिन वो वाला कर सकते हैं। लेकिन अगर 2% से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 30, वहां पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। वहां पे हम लोग को ऐसे जैसे मैनुअली सॉल्व करते हैं वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आया, सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइम वाला लास्ट क्लास में कराया था, अगर टाइम में रिलेशन दिया हो डिस्प्लेसमेंट का तो कैसे करते हैं। वेलोसिटी निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट से काइनेटिक एनर्जी निकालिए, वेलोसिटी निकालिए डिस्प्लेसमेंट से। अरे बच्चे बेटा जी को एक आध सवाल करो, क्या फायदा है फिर। जी 127 जूल। वेरी गुड, वेरी नाइस। 27 तो डिस्प्लेसमेंट से आपने वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ds बाय dt करके। करेक्ट, दैट्स इज वेलोसिटी। थ्री टी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, फोर्स इज एक्टेड अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 6 kg व्हिच कॉजेस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, यानी पहले 2 सेकंड लग चुका है, यानी 0 टू, यानी एक बार टाइम को 0 लेना पड़ेगा और टाइम को एक बार 2 लेना पड़ेगा, है ना। देखो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज चाहिए, एक तो जब टाइम 0 था और एक जब टाइम 2 था। तो 0 पे तो कितना वेलोसिटी दिख रहा है भाई, 0 पे तो 0 ही दिख रहा है, और इस पे कितना दिख रहा है, 3 इंटू 2 टू द 4 बाय 4, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 2 टू द 4 बाय 4, 3 दिख रहा है, 3t स्क्वायर बाय 4 पूजा 4। ठीक है, तो हाफ मास 6 हो गया, तो वेलोसिटी v1 तो 0 यूनिट रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा। बेटा ये कितना आया, 3 2 9 3 27। वेल बढ़िया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 सेकंड्स पूछा हुआ है, तो पहला 3 सेकंड मतलब टाइम एक बार 0 और एक बार टाइम 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालना है ना, ये दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करो एक बार। वर्क एनर्जी थ्योरी की लगती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक ब्लॉक है 10 न्यूटन का, ठीक है, ट्रेवर्स
ऑन ए कर्व सरफेस, यानी एवरीथिंग स्मूथ सरफेस। स्मूथ का समझ में आया? स्मूथ सरफेस मतलब कोई भी फ्रिक्शन, ए से लेके बी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, राइट? द रफ सरफेस हैज फ्रिक्शन, यानी बी से लेके इस सी पॉइंट तक समझ लो फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन दैट ट्रैक फ्रॉम ए पॉइंट 1 मीटर, यानी ये जो हाइट दी है वो 1 मीटर की दी हुई है, और ब्लॉक क्या करता है? स्टार्ट स्लिपिंग, दैट इट विल हैव डिस्टेंस s ऑन द रफ सरफेस। तो ये पूछ रहा है, तो हमें ये बताइए कि इस रफ सरफेस पे कितना डिस्टेंस मूव करेगा तुम्हारा ब्लॉक, ठीक है? तो इसका मतलब तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। सबसे पहले ए से बी तक लगा दो, या फिर कैसे लगाना चाहते हो? ए से बी तक या फाइनली ए से बी तक, ए टू सी लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम ए टू सी लगा दो। देखो अब तुम्हारा ब्लॉक क्या कर रहा है? ये स्लिप कर रहा है। स्लिप करने का मतलब क्या है? इनिशियली भी वेलोसिटी कितनी है? 0। तुम्हारा ब्लॉक बाद में रफ सरफेस पे जैसे ही स्लाइड करना शुरू करेगा, फ्रिक्शन एक्ट कर देगा। फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? धीरे धीरे इस ब्लॉक की वेलोसिटी को कम करेगा, और एट द एंड तुम्हारा ब्लॉक B2C पे क्या हो जाएगा? किसी ना किसी एक पॉइंट पे तुम्हारा ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। मतलब फाइनली उसकी वेलोसिटी भी कितनी हुई उस पॉइंट पे? बोलो, 0 है ना? यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया यहाँ से? बोलो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, समझ में आया क्यों हुई काइनेटिक एनर्जी 0? इनिशियल और फाइनल दोनों 0 है, तो तुम लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी 0 है और फाइनली भी 0 है। समझ आया क्यों है? यस मैम। बोलो। ओके, फिर देखो कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे। एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है, ग्रेविटी वर्क करेगी, इस ब्लॉक पे mg तो लगेगी। और दूसरा कौन एक्ट कर रहा है भाई? फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। ग्रेविटी, मुझे बताओ ये ब्लॉक 1 मीटर, 1 है कि 10 है? 1 मीटर। ये ब्लॉक 1 मीटर की हाइट पे है, तो ए पॉइंट पे इसके पास कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है? mgh, और h की वैल्यू कितनी है? 1। धीरे धीरे यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी। यस और नो? हाँ जी बोलो। यस मैम। तो तुम लिखोगे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया मैम? mgh, h की वैल्यू 1। फ्रिक्शन बताओ कितना वर्क करेगा? ए से बी तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, B2C पर फ्रिक्शन है, ठीक है? तो मैं मान लेती हूँ फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन अपोजिटली वर्क करता है ना, नेगेटिव पे। तो फ्रिक्शन का वर्तन हमेशा नेगेटिव होगा, नॉट ऑलवेज, बट इस केस में नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता, ये भी याद रखना। इस केस में नेगेटिव होगा क्योंकि तुम्हारा ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? बताओ। फ्रिक्शन का फोर्स मान लेते हैं F फ्रिक्शन का फोर्स है, B2C में S डिस्टेंस चलता है, S मान लिया डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। ओके, G इनटू माइनस फ्रिक्शन का फोर्स बता सकते हो कितना होगा इस ब्लॉक पे? अब फ्रिक्शन का फोर्स का क्या होता है? म्यू नॉर्मल बढ़ाया है ना, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के बराबर एक्जेक्टली। तो म्यू mg डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से mg कॉमन ले लो बाहर, यहाँ बचा 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितना है? 0.2। ऐसे तो और बड़ा ही बन जाएगा क्वेश्चन। इक्वल्स में करके mg को कैंसिल कर दो ना। mg इक्वल्स टू म्यू mg s। mg कैंसिल हो गया, ठीक है? तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/म्यू के। म्यू कितना है? 0.2 निकालने के आंसर आता है 1.0.20। हटा के ऊपर 100 लिख लो, तो 5 मीटर आ गया। यस मैम। हाँ, समझ में क्या आ रहा है? यस मैम। क्या समझ आ रहा है? एक और करोगे खुद से? 5th क्वेश्चन करिए। मैम इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 की हुई। देखो तो क्या बोला उसने, ध्यान से सुनो। If the block starts slipping on the track, then it will move a distance s on the horizontal surface। मतलब horizontal surface पे सिर्फ वो distance s मूव करता है। इसका मतलब क्या है? जो भी तुम्हारा
रफ सरफेस है, फाइनली तुम्हारा ब्लॉक आके रुकेगा ना उस पे। इस रफ सरफेस पे फाइनली तुम्हारा ब्लॉक आके क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे आके स्टॉप होना है, और स्टॉप की वजह से वेलोसिटी आगे की तरफ है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। वेलोसिटी समय के साथ घटेगी, घटती घटती एक पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। करेक्ट। तो फाइनली कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होगी, 0। तो इसीलिए आप बस काइनेटिक एनर्जी बीच में तो मुझे देखनी नहीं है, मुझे तो बस इनिशियल और फाइनल देखनी है, इस वजह से। लास्ट में ब्लॉक रुकेगा तो सही ना, तभी तो बोला सर डिस्टेंस एस बताओ कितना है, इस वजह से। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करो अभी। पार्टिकल्स मूव ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड with some initial velocity, 3/4 of its kinetic energy is lost। देखो अभी ये क्या कर रहा है, एक रफ ग्राउंड पे चल रहे हो जिसमें तुम्हारी वेलोसिटी इनिशियली v1 थी, बट कुछ समय बाद वो 3/4 ही लॉस हो जाती है, लॉस हो गई। क्यों, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गई। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ कितना होगा, वर्क एनर्जी को लगा दो। work done by all forces equals to change in kinetic energy। करेक्ट बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कितनी होगी तुम्हारी वेलोसिटी, देखो हाफ m, फाइनल कितनी होगी 3/4 ऑफ v, इनिशियली कितना था v स्क्वायर। कौन सा, फ्रिक्शन वाला। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिखोगे आप बताओ, न्यू mg s, ये लिखोगे। बट मेरे पास यहाँ एस भी नहीं है, एस नहीं है यहाँ पे, तो फिर कैसे निकालोगे। वी डोंट हैव एस यहाँ पे, टाइम के साथ कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू तो यू मैम प्लस हम न्यू एस को वेलोसिटी इनटू टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। मैम हम एस को वेलोसिटी इनटू टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। अरे नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कांस्टेंट थोड़ी है ना, एक्सेलरेशन भी तो है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, कांस्टेंट थोड़ी है ना? ये वाली इक्वेशन लगाओगे ना, p इक्वल्स टू यू प्लस at वाली, बात समझ में आ रही है। ये वाली लगाओगे, लगा सकते हो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन कितना है, म्यू जी। भाई अगर फोर्स म्यू एम जी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सिर्फ म्यू जी एक्सेलरेशन होगा। यस मैम। एस के टर्म में नहीं निकलेगा, तो ये निकालना क्या है। मैम हाँ यस, मैम इसमें लिखा है कि इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो मैम अगर वो 3/4 लॉस्ट हो गया तो एंड में तो 1/4 बचेगी ना काइनेटिक एनर्जी। हाँ if 3/4 of its kinetic energy is lost, हाँ करेक्ट। अगर 3/4 लॉस्ट होगी तो इस पॉइंट पे उसके पास 1/4 बचेगी। बट एक सेकंड रुको, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अभी टेस्ट वाले टर्म्स में नहीं आ रहा ना आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वेशन एस में आ रही है और मेरे पास यहाँ एस नहीं है। करेक्ट, तो इसमें ये वर्क एनर्जी थ्योरम से अच्छा है मैं इक्वेशंस का यूज करूँ। बात समझ में आई, v इक्वल्स टू यू प्लस at वाली, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और हमारे पास टाइम आ जाएगा कितने समय में हुआ ये। हाथ से निकाल लूंगा, v इक्वल्स टू यू प्लस, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हुई, हाफ एम, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 ऑफ v स्क्वायर। आप सही है,
यानी फाइनली वेलोसिटी कितनी आई, v0/2 हो जाएगी। एक सेकेंड, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से अगर तुम वेलोसिटी निकालोगे फाइनल को कितनी आ जाएगी, पुरानी वाली अगर v0 थी तो ये v0/2 हो जाएगी, करेक्ट, तभी वो 1/4 होगा। यहाँ पर v लिखोगे v0/2, इनिशियली वेलोसिटी थी v0, एक्सेलरेशन क्या होगी, देखो फ्रिक्शन का फोर्स लिखा हुआ है तो म्यू लिखोगे, तो यानी मास हटा दो तो बाकी की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन, तो ये माइनस का म्यू जी। देखो एक्सेलरेशन माइनस में क्यों लिखी है, क्योंकि तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स रिटार्डेशन करता है, यानी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाली है। टाइम कितना है t0, इस इक्वेशन से म्यू निकाल लो, v0/2 इक्वल्स टू म्यू जी t0, t0 कितना है v0/2 मैम ऑप्शन 1। हाँ, म्यू तो निकालना ही है, t0 निकालो, तो कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लगाने का कोई फायदा नहीं था वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि मेरे पास एस नहीं है ना, इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन से काम चल जाएगा। समझ आई, किसी को समझ नहीं आया तो पूछना बेटा। समझ में आया, हेलो, मैम समझ नहीं आया। किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, ठीक है। 6 करो, 6 का देखो क्या कह रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है ऑफ मास 100 ग्राम is present against a horizontal spring fixed at one end, ठीक है। तो ये स्मॉल ब्लॉक है जो कि हमने स्प्रिंग के एंड में लगाया हुआ है एट वन एंड टू कंप्रेस स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर, यानी तुमने स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर तक ऑलरेडी कंप्रेस करके रखा है इस ब्लॉक से, ठीक है। जब हम इसे रिलीज करते हैं तब ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, यानी तुम्हें रेंज निकालनी है कि अगर मान लो आप ब्लॉक रिलीज करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है जब तक वो स्प्रिंग को छोड़ नहीं देता, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो। स्प्रिंग एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, यहाँ पे ये जो स्टोर्ड स्प्रिंग एनर्जी है, इसलिए स्प्रिंग ने एनर्जी स्टोर कर रखी है ना, क्योंकि ये कंप्रेस है। बोलो, स्प्रिंग आपकी कंप्रेस है ना, तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करके बैठी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, यस और नो, Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में। तो यहाँ से पहले ये निकालो कि इसकी वेलोसिटी कितनी है जब ये ब्लॉक रिलीज होगा, मान लो ये 5 मीटर तक ऐसे एक्सटेंड, ठीक है। जब आपने इसको रिलीज किया तो ये अपना कंप्रेस की अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी 5 मीटर के बाद, तो इस ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी उस टाइम, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ये काइनेटिक एनर्जी में। ये वेलोसिटी निकालो, जब ये वेलोसिटी आ जाएगी उसके बाद तुम कैसे निकाल सकते हो इस ब्लॉक का मोशन कैसे हो जाएगा, पढ़ा है ना पोटेंशियल उसमें 2D मोशन में। अगर किसी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकते हैं, मान टावर पे खड़े हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दे दी तो उसकी रेंज कितनी आती है, फिर उसी तरीके का सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। Yes, ma'am. हाँ, हमारे इस ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी v, वो फाइंड करिए पहले जल्दी से।
तो करो, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सेस की है, इक्वल्स टू हाफ एम। यही काइनेटिक एनर्जी आएगी तुम्हारे इस ब्लॉक के पास, हाफ से हाफ कट गया। इसका स्प्रिंग नहीं दिया हुआ क्या कांस्टेंट, 100 दिया हुआ है। देखो ये 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, के की वैल्यू हो जाएगी 100 और एक्स कंप्रेस्ड कितनी है, 5 सेंटीमीटर से कंप्रेस्ड है, तो मीटर में थ्रो कर लेना 5/100 प्लस केयर है। मास कितना दिया हुआ है ब्लॉक का, 100 ग्राम। तो भाई केजी में करो कितना बनेगा, 0.1। और वेलोसिटी हमें निकालनी है, जरा देखो कितना आता है। वेलोसिटी कितनी आ रही है, टू पॉइंट 5 आ रही है बेटा वेलोसिटी। करेक्ट, यस मैम। वेलोसिटी 2.5 आ गई। अब क्या करेंगे, अब लगा हो तुम्हारा फंक्शन है प्रोजेक्टाइल, अगर किसी भी ब्लॉक को, अब इस ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल एनर्जी होगी, ऐसे वेलोसिटी होगी, तो ये कितना रेंज कवर करेगा। रेंज का फॉर्मूला क्या लिखोगे, डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, हाँ वाई रेंज एक्स में है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक्सेलरेशन की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.5, निकालना पड़ेगा बेटा। इस टावर की हाइट अगर h है तो तुम्हारे पास टाइम कितना होता है, √2h कौन जी, 2 मीटर की हाइट दी हुई है तुम्हें, टाइम इक्वल्स √4/10, कितना आया 0.4, रूट 0. कितना आई, रेंज की वैल्यू निकाल लो भाई। मल्टीप्लाई बाय 0.4 हो जाएगा, और इसमें 2 पॉइंट लगा दो यानी 1। रेंज कितनी आ गई, 1 मीटर। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। हाँ या ना, यस मैम। क्यों नहीं किया खुद से, हो गया Yes, ma'am. क्यों भूल गए भाई। रेंज वेलोसिटी ये क्या होना चाहिए ना, टाइम कितना लगता है, हॉरिजॉन्टल टाइम। सेकंड बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में किसी भी क्लास से ले जाओ, अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो कैसा पकड़न रहता है, सेम फोर्स और पाथ है ना। ऑप्शन नंबर 1। और बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है जहां पर, याद रखना जहां पोटेंशियल एनर्जी आ जाए अपने आप समझ लेना कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। विस्कस फोर्स यानी ड्रैग फोर्स,
ड्रैग फोर्स मतलब जैसे तुम्हारे फ्रिक्शन वाले फोर्स होते हैं, ये कैसे फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेवंथ कर बेटा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, सेवंथ करिए। वो बच्चा कर देगा जिसने लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास सपोज करो एक टेबल है, एक चेन है जिसकी लेंथ L है, चेन का मास कैपिटल M है, स्मूथ टेबल पे रखी हुई है, मतलब स्मूथ टेबल का मतलब टेबल पे फ्रिक्शन सेंटर, ठीक है, and one third of its length is hanging down over the edge of the table. ओके, टोटल लेंथ L है बेटा, जिसमें से उसकी 1/3 की लेंथ क्या कर रही है, hang कर रही है, यानी ये L/3 हो गया। अगर ये L/3 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, मैम 2L/3। ये 2L/3। अब ये कह रहा है कि अगर ग्रेविटी G है तो ये बताओ द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। तो अगर मैं इस हैंगिंग पार्ट को यानी L/3 को ऊपर खींचना चाहती हूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले तो ये बताओ किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो मतलब अगर ग्रेविटी इसको कितना नीचे खींच रही है उसी के बराबर अगर तुम वर्क कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। भाई ग्रेविटी जिस फोर्स से नीचे खींच रही है उस फोर्स से तुम इसको ऊपर खींच लो, करेक्ट। तो यानी यहाँ पे तुम्हें निकालने क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, यही तो आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, भाई इस चेन को नीचे ग्रेविटी पकड़ के खींच रही है और हम ऊपर खींचना चाहते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग, तो उसके अगेंस्ट काम करो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, mgh, करेक्ट। यस मैम। यस मैम। नाउ द क्वेश्चन इज योर्स, मास निकाल। अब एक बात तो ग्रेविटी एक्ट करेगी सिर्फ इसी वाली चेन पे जो L/3 वाली है, यस मैम। इसी हिस्से पे तो ग्रेविटी एक्ट करेगी जो नीचे लटका हुआ है ना, L/3 है। तो इस L/3 का मास कैसे निकालोगे भाई, आप कहोगे मैम इस टोटल का मास m था L लेंथ का, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/3, यस ना करो, कैपिटल M/3 नहीं हो जाएगा भाई। अगर पूरी चेन का मास कैपिटल M है तो 1/3 का मास कितना होगा, 1/3 है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी। अब मुझे बताओ ये H यानी ये L क्या लेनी है, L/3 लेंगे क्या। यस मैम। लास्ट बार याद करो क्या कराया था, जब भी तुम्हारे पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, यूनिफॉर्म रॉड है ना, यूनिफॉर्म चेन, इसमें जब भी हम हाइट लेते हैं तो कौन सी वाली लेते हैं, सेंटर ऑफ मास वाली। तो इस L/3 का मास इसके बीच बीच होगा यानी L/6 पे, ये हाइट L/6 लेंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 6, बोलो। यस मैम। ये आपको एक्सप्लेन करना, क्या एक्सप्लेन करूं, मैम जो एच लिया है वो। और लास्ट क्लास में आई थी आप, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि जब भी मेरे पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होंगे जैसे कि लीनियर रॉड हो गई जिनका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जब उनके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी तो लिखी है तुमने, वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल ही तो है, पोटेंशियल एनर्जी तो है इस चेन की। तो इसके लिए जो हम हाइट का यूज करते हैं ना, तो वो हाइट हम दो वाली लेते हैं जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो चेन
हाँ, तो Settle जो है जिसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही तो लाई करेगा। तो अगर ये रॉड लेंथ एल की होती तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता, यानी L/2 पे होता। अब ये L/3 है, तो L/3 के बीचों बीच क्या होगा? L/6। तो L/6 लिया। हाँ जब मैं गया था पहले दिन ही बेटा, समझ आया? ठोक देता तो कंप्लेन भी मार एक देते हैं नोट करोगे? और कंप्लेन बड़ा ही लगता है उसको। कंप्लीट कर रहा है बेटा, माइक म्यूट करो। फोर्टीन करके बताओ। 14 करेंगे सारे जने। स्प्रिंग है, इसकी लेंथ इनिशियली L1 थी, उसको तुमने स्ट्रेच करके L2 कर दिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यही तो होगा। वर्क डन क्या होगा? मैम वर्क डन ऑप्शन है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या सिखाया है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास? हाफ के L1 स्केयर। फाइनली कितनी होगी? हाफ के L2 स्केयर। इन दोनों का चेंज ही तो वर्क डन है। तो हाफ के L2 स्केयर माइनस L1 स्केयर। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, हमारे पास इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, कितने तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं भाई? इक्विलिब्रियम एक कर लेते हैं, तुम्हारा रह गया था, एक पे कवर कर लेते हैं 15-5 मिनट के। तो एक होता है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? एक वीक इक्विलिब्रियम। एक होता है अनस्टेबल, तीसरा होता है न्यूट्रल। बोलो। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे होता है, देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का कोई भी ग्राफ है। मान लो एक ये बॉल टाइप की वो है, मान लो कोई घर में बॉल होता है ना। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बॉल रखी, इस बॉल को यहाँ से तुमने थोड़ा सा धक्का दिया, ये बॉल क्या करेगी बेटा? थोड़ा सा ऊपर जाके फिर फाइनल कहाँ आ जाएगी? इसी पोजीशन पे आ जाएगी, ए पे। तुम इस बॉल को अपनी बार थोड़ा सा यहाँ धक्का दो, ये बॉल यहाँ पर जाके फिर क्या करेगी? वापस इधर ही आ जाएगी, है ना? तो बार बार अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए, इसका मतलब वो पार्टिकल के लिए कौन सी पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी वो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, जैसे आप धक्का दे रहे हो वापस उधर ही आ रहा है। तो ऐसी पोजीशन जहाँ पे पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस होने के बाद उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो वो पोजीशन होती है स्टेबल। अनस्टेबल कैसी होगी? मान लो मैं अभी इसी को उल्टा करके रख दूं, यहाँ रख दो तुम्हारी बॉल। अब इस बॉल को तुम धक्का दोगे तो ये बॉल वापस आ जाएगी क्या? ये बॉल कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। Yes, क्या ma'am. ये बॉल वापस ऊपर आ सकती है? No, ma'am. नो मैम। नहीं आ सकती। तो अब ये वाली कंडीशन कैसी हुई? अनस्टेबल की। अब आपने अगर किसी पार्टिकल को किसी पोजीशन से डिस्प्लेस किया और वो उसके बाद वापस अपनी उस पोजीशन पे कभी भी लौट के नहीं आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। करेक्ट। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कोई फ्लैट सरफेस है, तुम यहाँ से इस बॉल को धक्का दे रहे हो तो ये बॉल आगे जाके यहाँ चली जाएगी, यानी ये अपने आप में किसी दूसरे इक्विलिब्रियम में चला जाता है, तो वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तुम्हारे सिलेबस में मेजर ये दो है, स्टेबल और अनस्टेबल। अब देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बात करते हैं अब
पोटेंशियल एनर्जी इसकी। तो एक बार बताओ, अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? मिनिमम क्या होगी? ठीक है, मिनिमम। स्टेबल में कैसी होगी? कोई भी पार्टिकल देखो स्टेबल तभी होगा जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है? मैक्सिमम। इसलिए पार्टिकल अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उस पोजीशन पे उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। पार्टिकल अपने आप को कहाँ लेके आना चाहता है? स्टेबल पे। तो ये चीजें होती है। अब देखो तुम्हारे पास ये ग्राफ है, इसमें से बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट का है? ए, बी, सी और डी। बताइए बी कौन सा है भाई? अनस्टेबल। अच्छा, इसके लिए एक चीज और है, हाँ, ए वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ए वाला स्टेबल पे है, तो यहाँ पे धक्का दोगे वापस आ जाएगी बॉल। यस और नो? यस Yes, ma'am. स्टेबल इक्विलिब्रियम पे सेकंड पार्ट ठीक है। बी वाला अनस्टेबल पे है, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. अनस्टेबल पे तो बताया था कि आपने- हाँ, और ए, सी और डी ये तीनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं। यस मैम। यानी इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द तो ये होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये भी याद रखना कि कौन से पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या किसमें मिनिमम। इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? ये कैसे पता चलेगा? मान लो आपको कोई इक्वेशन दे दी, सपोज करो, देखो यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें तुम्हें क्या दिया हुआ है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को दिया हुआ है इस टर्म में, आर के टर्म्स में। अब ये कह रहा है कि हमें बताइए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, सपोज करो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, तो वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बात समझ में आई? कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो उसकी पोजीशन क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. कोई कोई कर्व ऐसा है, जैसे फर्स्ट वाला कर्व है हमारा, दिस पार्टिकल ए पे स्टेबल है और उसके बाद फिर किस पे स्टेबल है? सी पे स्टेबल है, करेक्ट? तो अब ये पार्टिकल सी में स्टेबल हुआ तो मेरे को भाई इसकी पोजीशन तो चाहिए होगी। देखो यू और एक्स का ग्राफ है, यू मतलब इधर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स पे क्या है? डिस्टेंस है, यानी पोजीशन बात कर सकते हो। तो यहाँ पे पोजीशन है, तो यानी सी पॉइंट पे आपका पार्टिकल स्टेबल हुआ तो मेरे को उसकी पोजीशन चाहिए कि क्या पोजीशन है। मेरी बात समझ में आई? कैसे निकालेंगे आप पोजीशन? सबसे पहले जब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? du by dr यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल किस पे है? किसमें है? इज इट सिर्फ इक्विलिब्रियम। तो इससे तो बस ये पता चलेगा, जब du by dr 0 के बराबर है तो सिर्फ इतना पता चला कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। दोनों चीजें पॉसिबल है, स्टेबल भी और अनस्टेबल भी। दोनों तरीके की इक्विलिब्रियम की क्या है? पॉसिबिलिटीज है। तो अब ये कैसे बताएंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव। क्या करते हैं बेटा? सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब अगर डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। बात समझ में आई? और अगर डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर क्या हुआ? नेगेटिव आ गया, है ना? तो ये कैसा होगा? अनस्टेबल। Stable. ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछ भी लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि ये बताओ कि क्या ये पार्टिकल कभी स्टेबल कभी इक्विलिब्रियम में जाएगा, तो डी यू बाई डी आर करेंगे। अगर उसके बाद पूछता है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है तो सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं?
यस मैम। तो पहले du बाई डी आर निकालो और उसको 0 के बराबर करो, वहां से r की वैल्यू आएगी। r की वैल्यू का मतलब है कि उस पोजीशन पे तुम्हारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है वो उसने पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं पूछा उसने। du बाई डी आर कितना बनेगा भाई, a अपॉन r की पावर 12 का करोगे तो कितना बनेगा, r की पावर 30 माइनस 12 ऊपर आ जाएगा, प्लस b r की पावर 7 6 ऊपर आ जाएगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे, हाँ या ना। तो ये आया 12a इक्वल टू r की पावर 13 इक्वल टू 6b अपॉन r की पावर 7, करेक्ट। तो 6 दूनी 12, 2a इक्वल्स टू b, पावर की कितनी हो जाएगी 7 में 7 8 9 10 11 12 13, r की पावर 6 हो जाए, है ना, है ना। तो r की वैल्यू कितनी आई, देखो r की पावर 6 इक्वल्स टू 2a अपॉन b आ गई, और 6 के इधर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6। तो ये वो पोजीशन है जिस पर क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे पार्टिकल पर कोई ना कोई इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये कह रहे हैं कि इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बेटा इस r की वैल्यू को किस पे पुट कर दो, इस u की वैल्यू में। बात समझ में आई। Yes, ma'am. हाँ, देखो कैसे रखोगे, u इक्वल्स टू a अपॉन r की पावर 12 माइनस b अपॉन r की पावर 6। तो किस पोजीशन पे निकाल रहे हैं, 4 r इक्वल्स टू 2a अपॉन b 1/6। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, करो रखो वैल्यू, कितनी आई है r की वैल्यू 2a अपॉन b की पावर 1/6 माइनस b अपॉन 2a अपॉन b की पावर 1/6। बेटा निकालो कितना आता है आंसर। अच्छा वो दूसरे भी है उसमें, इसका 12 हो जाएगा और दूसरे वाले का कितना है 6 हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक की पावर 2 बनेगी। क्या आ रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है। कर लोगे सॉल्व, करूं सॉल्व करें क्या, Yes, ma'am. u इक्वल टू a अपॉन 2a अपॉन b। बेटा ये 1/6 है और उसकी पावर 12 है, तो 12 अपॉन 6 तो ये स्क्वायर बन जाएगा, माइनस b अपॉन 2a अपॉन b की पावर 1/6 का 6, तो ये कितना बनेगा 2a अपॉन सिर्फ b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कर लोगे, इतना तो करोगे सॉल्व। मैम इसका क्या आया, एक 2a b, अपॉन b स्क्वायर। हाँ देखो b को ऊपर ले जाओ, b स्क्वायर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b ये वाला b और ये ऊपर जाके b स्क्वायर, यहाँ बचा सिर्फ 2a। गॉट इट, काटो अब काटा पीटी करो, ये a से a गया तो ऊपर बचा b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, तो क्या बचा भाई यहाँ से माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, ये आया, सॉरी 4a। अब समझ आई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। हाँ हाँ बोलो भाई, ये 12 था ना यहाँ पे, तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, देखो 12/6 ही तो करोगे तो 2 आ जाएगा, ये 1/6 की पावर 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6/6 यानी 1, तो इसकी पावर 1 आ गई ना। बोलो अब आई थोड़ी समझ में बात, Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. ठीक है। तो ये चैप्टर देखो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन बचता है, उसमें हम अगले क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। यस मैम। Yes, ma'am.